हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम लोग लाइव लेक्चर क्लास 10th में एसिड बेसेज और साल्ट, ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम हमेशा से बताते हैं कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से देखें और अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करें, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर में पहले पढ़ाया जा चुका है। देन हम लोग यहाँ फास्ट रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसको बराबर बात करते हैं, और दूसरा आपको पूरा चैप्टर हम एक बार में रिवाइज कराते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है एसिड बेसेज एंड साल्ट, और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक देखिए, मन लगा के, एक ही बार में मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग चैप्टर में सबसे पहला कंसेप्ट यही है अपना कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं एसिड बेसेस एंड साल्ट, इसका मतलब हमें पहले सोचना चाहिए कि भाई एसिड कैसे देख रहे हैं, बेस कैसे समझ रहे हैं, और कैसे बात हो रही है साल्ट की। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ हम कभी कुछ खा रहे होते हैं, जैसे आपने लेमन यूज किया, कहीं पर किसी सोल्यूशन में आपने लेमन यूज किया है, आपने कुछ ऐसा कोई बेस खाया तो वो टेस्ट में बिटर होगा। अगर आपने कोई एसिडिक सब्सटेंस यूज किया है तो वो टेस्ट में सॉर होगा। पिकल्स खाया है तो पिकल्स में आप उसका टेस्ट देख रहे हैं, और जो भी बेसेस होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग टेस्ट के बेस पर भी बता देते हैं कि कैसे एसिड और बेसेस में डिफरेंस होता है, कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में, और जो बेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। आपने देखा होगा फैमिली में कभी कभी किसी को ओवर ईटिंग की वजह से क्या होती है कि स्टमक में एसिडिटी बन जाती है। तो ये एसिडिटी जो है, आप सोचिए कि कैसे वो एसिडिटी कैसे रिलीज होती है, कैसे वहाँ से रिलीफ मिलता है। जो पेन, स्टमक में पेन डेवलप हो जाता है, वो पेन क्यों हो रहा है, ओवर ईटिंग की वजह से। तो ओवर ईटिंग में क्या होता है कि स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। ये HCl क्या होता है, एसिडिक नेचर का। अब HCl जैसे ही स्टमक में सिक्रीट हुआ, तो आप समझिए कि इस HCl की खास बात क्या है कि ये HCl जो भी स्टमक में फूड पार्टिकल्स आए हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर रिलीज होती है। अब आपने ओवर ईटिंग किया, ओवर ईटिंग की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा HCl सिक्रीट हो जाएगी, तो ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl हो जाएगा, और ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl की वजह से क्या हो जाती है, वहां पर एसिडिटी डेवलप हो जाती है स्टमक में। तो बच्चों क्या होता है फिर वहां पर, फिर हम लोग देखते हैं कि हमें मेडिसिन यूज करना होता है। वो मेडिसिन बेसिकली क्या कंसेप्ट वर्क कर रहा है वहां पे, कि जो भी वहां स्टमक में एसिडिटी डेवलप हुई है, तो हम मेडिसिन का यूज करके उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करते हैं तो क्या होता है भाई, आप जो मेडिसिन यूज करते हो वो एक्चुअली बेस मेडिसिन होता है। बेस मतलब कि उसका जो मिक्सचर होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक होते हैं। और कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की पिल्स होती हैं, वो मेडिसिन पिल्स, तो वो हम वहाँ यूज करते हैं। तो स्टमक में ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि हमने एसिड कैसे समझा भाई। तो यहाँ पर अब एक एक कंसेप्ट हो गया। एक तो हमने ये समझ लिया कि एसिड का मतलब हो गया कि ये टेस्ट में कैसे है, टेस्ट में कैसे होंगे, सॉर होंगे। बेसिस की बात कर रहे हैं तो ये टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। और जब हम बात कर रहे हैं साल्ट की, तो ये कैसे बना। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स, अभी जैसे हमने स्टमक वाला कंसेप्ट बताया कि स्टमक में HCl ओवर सिक्रीट हो जाता है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर मेडिसिन यूज करते हैं। क्लियर है। तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा बेसिक पॉइंट्स पे बात करें कि ये जो एसिड्स है ये कैसे पहचानोगे। ये तो हो गया टेस्ट जो आपने चेक करके बताया, लेकिन आपने देखो कि लैब में बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं। क्या हर एक केमिकल्स को हम खा के देखते हैं, चेक करते हैं, क्या टंग से टेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अगर आपने कंसनट्रेट H2SO4 जानते हो एसिड है, इसके बाद भी आप उसे टेस्ट करके नहीं पता करोगे, क्योंकि वो डेंजरस है। तो आपको ये याद रखना है कि हर एसिड को हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते। तो फिर हमें और जरूरत पड़ी किनकी, इंडिकेटर्स की। किनकी, इंडिकेटर्स की। बच्चों तो इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, इंडिकेटर्स बेसिकली ये बता देता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। क्लियर। तो हमने क्या किया, हम पहली बात समझ रहे हैं कि अगर एसिड सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसको अगर आप किसी सोल्यूशन में डालें, तो एसिड सोल्यूशन को अगर आप डालते हैं वाटर में, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, वाटर। तो अगर आपने इसे वाटर सोल्यूशन में डाल दिया, तो वाटर सोल्यूशन में बच्चों जैसे ही आप किसी सब्सटेंस को डाल रहे हो और वो अगर एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पर क्या रिलीज करेगा वो H+ आयन।
और ये H प्लस आयन फर्दर क्या होता है बच्चों, ये H प्लस आयन जो एसिड रिलीज करता है, इस H प्लस को वाटर क्या करता है, अपने साथ जोड़ लेता है, और तुरंत यहां से एक नया जो आपको देखने को मिलता है वो आयन होता है हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी कोई एसिडिक सोल्यूशन होता है और उसका सोल्यूशन अगर एक्वस सोल्यूशन है तो आपको मिलता क्या है वहां पर, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोनियम आयन पे। किस पे, हाइड्रोनियम आयन पे। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है, वहां कौन सा आयन प्रेजेंट है बच्चों, तो आप क्या बताओगे, या तो हाइड्रोजन आयन, और अगर हाइड्रोजन आयन आंसर में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बोला हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाटर सोल्यूशन है। अब यहां पर अगर हम लोग बेसिक कंपोनेंट की बात करते, अगर आप बेसिक कंपोनेंट की बात करते हो तो जैसे ही आप इसमें कोई सब्सटेंस ऐसा डाल रहे हो जो बेसिक नेचर का है और आपने इसी वाटर सोल्यूशन में डाला है, तो अगर ये सब्सटेंस आप इसमें डाल रहे हैं कोई सब्सटेंस और ये अगर बेस है तो ये वाटर में क्या रिलीज करेगा, OH माइनस। और अगर ये OH माइनस रिलीज करेगा तो हम सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि वो बेस है। तो बेसिक बात आपने क्या समझी कि जो बेसेस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस। अब ये क्वेश्चन है आपसे कि जो बेस कंपोनेंट है, जो बेस सब्सटेंस है, उसके पास क्या होता है, OH माइनस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमने एक सब्सटेंस लिया है और उसको वाटर में डाल रहे हैं तो बताइए वहां OH माइनस रिलीज हो रहा है, वो सोल्यूशन कैसा है, तो वो सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक नेचर का, या कहेंगे कि वो एल्कलाइन है। तो OH माइनस बेसिस का, और इसकी वजह से वो जो सोल्यूशन होगा बच्चों, वो सोल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन सोल्यूशन। अब एल्कलाइन सोल्यूशन बोल रहे हैं या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सोल्यूशन। तो टर्म अलग है लेकिन मतलब एक ही है। तो बेसिक सोल्यूशन या एल्कलाइन सोल्यूशन। और H प्लस आयन की वजह से जो सोल्यूशन का नेचर होता है, H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इसकी वजह से जो सोल्यूशन का नेचर होता है वो एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। तो कहीं पर अगर आपने सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में एसिडिक कंपोनेंट लिया है, एसिड सब्सटेंस लिया है, तो वहां सोल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा। और ये कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। अब भाई हमने कहा है भाई थोड़ी देर पहले कि हर एक सब्सटेंस को आप टेस्ट के थ्रू नहीं बता सकते। जैसा हमने बेसिक बात आपसे किया कि जो बेसेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं और जो एसिड होता है वो टेस्ट में सॉर होता है। लेकिन क्या हम सभी सब्सटेंस को चेक करके बताएंगे क्या, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर। और इंडिकेटर का काम क्या है कि अगर आपने यहां बेटा समझिएगा, अगर आपने लिटमस सोल्यूशन लिया, बच्चों ये क्वेश्चन यही हो सकता है कि लिटमस सोल्यूशन जो है वो कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए लिटमस पेपर आपने लैब में देखा, लिटमस सोल्यूशन आपने नहीं देखा। लिटमस सोल्यूशन एक्चुअली लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहां से, लाइकेन से। और ये होता है पर्पल कलर का डाई। कैसा होता है, पर्पल कलर का डाई होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। क्या बोल रहा हूं, लिटमस सोल्यूशन किस कलर का, पर्पल कलर का होगा। और ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, लाइकेंस। लाइकेंस और भी यूज होता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि लाइकेंस इंडिकेटर होते हैं किसके, पॉल्यूशन के। किसके, पॉल्यूशन। तो जहां कहीं पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां से भी लाइकेंस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा हो चुका। तो लाइकेंस इंडिकेटर है पॉल्यूशन के भी। और लाइकेंस से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लिटमस सोल्यूशन। अब जरा देखें, अगर हम लिटमस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो लिटमस सोल्यूशन जो है ये हमने यहां पर लिटमस सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। समझिएगा लिटमस सोल्यूशन की क्या खास बात है, लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस सोल्यूशन हमने कहा कि ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये किस कलर का है, पर्पल कलर का है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस लिटमस सोल्यूशन में आपने कोई एसिडिक सब्सटेंस डाला, क्या डाला, एसिड। जैसे एसिड सब्सटेंस मिलाओगे तो एसिड का हमेशा काम जानते हैं क्या हो जाता है कि रेड कलर की तरफ टर्न हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। किसमें, रेड कलर में। तो यही सारी चीजें हैं। और जैसे ही आपने इसमें क्या मिलाया, बेस, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। किसमें, ब्लू कलर में। तो अगर एसिड डाला तो ये पर्पल किस में चेंज हो गया, रेड में। और अगर आपने इसमें बेस डाला होता तो बेस सब्सटेंस होने की वजह से
ये किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। और आप जानते हो लिटमस पेपर की जब बात करते हैं तो जरा लिटमस पेपर की बात करें। रिवीजन का मतलब कि आपने पहले रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से देखें, इसलिए फिर से हम वही बात बता रहे हैं बेटा आपको कि इसीलिए क्वेश्चन बेस्ड हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बराबर रिवाइज करा रहे हैं। कंसेप्ट जरा समझ के चलो, मजा आ जाएगा। आप क्वेश्चन करते जाए, एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चन लगाइए, फिर देखिए आप क्वेश्चन के लेवल कितना एंजॉय मिलेगा आपको वहाँ। तो अब आपने लिटमस पेपर अगर लिया तो लिटमस पेपर में हमने ये फार्मूला आपको बच्चों याद कराया है, वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर वो एसिड है तो एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और अगर वो बेस है तो बेस क्या करता है? रेड को चेंज कर देता है ब्लू में। तो बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? रेड को चेंज करेगा ब्लू में, और एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन अगर इसी ब्लू लिटमस के ऊपर आपने बेस मिलाया होता तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, यह भी क्वेश्चन होता है कि अगर आपने ब्लू लिटमस में बेस मिलाया, ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाल के टेस्ट कर रहे हो तो ब्लू लिटमस एज इट इज बना रहेगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आपने बेस लिया और बेस क्या हुआ? रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज किया? ब्लू लिटमस पेपर में। लेकिन अगर आपने एसिड मिलाया तो रेड लिटमस पेपर एज इट इज बना रहेगा, कोई चेंज उसके कलर में नहीं आएगा। ये जो आपने डाई लिया था, ये डाई किस कलर की थी? पर्पल कलर की। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन था ये पर्पल डाई कहां से एक्सट्रैक्ट किया आपने? लाइकेन से। अगर इसमें एसिड मिलाया तो ये पर्पल चेंज हो जाएगा किसमें? रेड में। और अगर आपने बेस मिलाया तो ये पर्पल किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। क्या याद हो गया? लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं भाई, समझ के चलो। तो ये हो गया क्लियर। यहां बेसिस का मतलब OH माइनस रिलीज करेगा, तो एल्कलाइन सोल्यूशन होगा उसे बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है तो H प्लस रिलीज करेगा और वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन का। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपने ये सारी बातें समझी हैं तो यहां पर अब हम आ गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये एक्टिविटी है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं हटाओ, इसी में वो कंसेप्ट मिला हुआ है। देखो जरा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ। एक्टिविटी देखिए क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। अभी लैबोरेटरी नहीं तो यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं, देखो ना क्या है। HCl आपको लेना है, और क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और क्या लेना है? नाइट्रिक एसिड, और क्या लेना है? एसिटिक एसिड, और क्या लोगे बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे कह रहे हैं सर क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, सब बेसेस हैं। क्या हैं? बेसेस हैं। कैसे पहचाना? अभी हमने बताया कि अगर सब्सटेंस में OH माइनस है तो वो क्या होगा? बेस। और सब्सटेंस अगर H प्लस भी है, बेस भी है, कमाल हो गया जी, एसिड वाला भी है। तो ये देखो एसिड है, ये एसिड है। चलो एक को रेड से एक को ब्लू से टिक कर लेते हैं। तो ये चलो ब्लू से कर लेते हैं। एसिड एसिड एसिड, और बताओ ये भी एसिड हो गया। अब बेस की तरफ आ गए तो बेस को रेड से कर ले रहे हैं लोग, ये बेस हो गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो OH दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया? बेस हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस हो गया। तो अब क्या करना? कह रहे हैं पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। लो अभी बताया करना क्या है, इनको रखिए और इंडिकेटर से चेक करिए और इंडिकेटर को ड्रॉप वाइज मिलाइए। अगर यहां पर हम लिटमस सॉल्यूशन ही ले लें तो लिटमस सॉल्यूशन अभी आपने पढ़ा है, लिटमस सॉल्यूशन क्या कर रहा था? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया कि अगर यहां पर लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, देखो यहां रेड लिटमस की बात कर रहे हैं तो यह पेपर की बात हो रही है। आपने रेड लिटमस लिया होगा तो हमने अभी समझा दिया बेटा कि एसिड जो है, एसिड जो है वो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है किसमें? रेड लिटमस में। देखो जरा एसिड क्या करेगा? एसिड करेगा ब्लू लिटमस को रेड में। आपने यहां लिया है रेड लिटमस, तो रेड लिटमस को कौन चेंज करता है? बेस। तो BRB और ABR। देखो भाई
एसिड ब्लू लिटमस को रेड में, तो रेड लिटमस लिया है, इसका मतलब ये रेड लिटमस पे किसका इफेक्ट आएगा? बेस का। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, और ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। कौन काम करेगा ये? देखो जरा, रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लू में, तो रेड कन्वर्ट हुआ ब्लू में, ये काम कौन करेगा? जितने बेस हैं, जितने बेस लिया है वो क्या काम करेगा? रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में। और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने की किसकी जिम्मेदारी है? एसिड की। तो एसिड ब्लू को किस में चेंज कर दिया? रेड में। क्लियर हो गया? दो कंसेप्ट आया। अब देखो जरा, फिनोल्फथैलीन लिया गया है। फिनोल्फथैलीन जब आप एसिड लेंगे तो एसिड के केस में फिनोल्फथैलीन वैसे ही रहेगा, मतलब अगर आपने एसिड लिया तो एसिड के साथ ये कलरलेस बना रहेगा। फिनोल्फथैलीन कलरलेस सॉल्यूशन वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर बेस लिया है, बेस लिया है, तो बेस में ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो फिनोल्फथैलीन बेसिस के केस में किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। तो बेसिस के केस में पिंक कलर में, और एसिड के केस में ये कलरलेस बना रहेगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जब एसिड लेंगे तो एसिड के केस में देखो, एसिड के केस में ये चेंज हो जाएगा किसमें? रेड में। किसमें? रेड में। और रेड बोले या डार्क पिंक बोल सकते हैं बेटा। ये कब की बात है? ये जब आपने क्या लिया? एसिड। तो एसिड के केस में ये हो जाएगा रेड कलर, और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाएगा। येलो कलर में चेंज हो जाएगा। येलो कलर में किसमें भैया? बेस में, बेसिस में। तो बेसिस के साथ मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाएगा, और रेड कलर में चेंज हो रहा है कहां पर? एसिड के केस में। आपने देखा एसिड में ये कलरलेस बना रहेगा, लेकिन बेस लिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। तो ये हो गया एक्टिविटी। अब कह रहे हैं टैबलेट योर ऑब्जर्वेशन, तो कुछ नहीं, ये सोल्यूशन को लिखना है और सोल्यूशन के हर एक के सामने आपको ये लिख देना है मिथाइल ऑरेंज ने क्या काम किया बेसिस के साथ, या आपने लिटमस सोल्यूशन लिया तो वहां पर कलर में क्या चेंजेस देखने को मिला। कितना इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे ना सब अच्छे से? चलो, ये बड़ा अच्छा एक्टिविटी था। तो एक्टिविटी का मतलब करके देखिए, तो हमने सारी चीजें आपको फील करा दी। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी, और मेटल एक्टिविटी सीरीज की जैसे ही बात करते हैं वैसे ही हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और यहाँ हाइड्रोजन, और फिर क्या है नीचे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, ये सब आ जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स, और भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम भी होता है, सिल्वर भी होता है, ये सब भी हैं। ये कहाँ पे है मेटल? ये मेटल है हाइड्रोजन से नीचे। जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या है? कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। और जो सबसे ऊपर हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये वाले मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन का फॉर्मेशन कर देते हैं और फिर वो कंपाउंड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसी थ्योरी पर बेस्ड है क्या? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। और नॉन मेटल आपसे पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है कि मेटल्स रिएक्टिविटी ऑर्डर इज बेस्ड ऑन, तो क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे बेस्ड होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। इस टॉपिक को अगर समझें, कोई भी हमने यहां पर मेटल लिया और इस मेटल को बच्चों किसके साथ मिला दिया? एसिड के साथ, और वो एसिड ध्यान रहे कि डाइल्यूट हो। कैसी हो? डाइल्यूट हो। मतलब हमें डाइल्यूट का कंसेप्ट है कि वीक एसिड चाहिए। ठीक है। तो यहां से क्या होता है,
मेटल साल्ट बन जाता है और मेटल साल्ट के साथ साथ यहाँ पर एक गैस रिलीज हो जाती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ऐसे चेक भी करना हो कि कैसे इसको क्रॉस चेक करें, तो यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल ले जाइए। और बर्निंग कैंडल क्या है? इसको ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। जैसे ही वो ऑक्सीजन के टच में आएगी तुरंत वो पॉपअप साउंड के साथ वहां पर बर्न होगी। तो ये वहां पर हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। अब अगर यहां हम देखें इस रिएक्शन की बात करें, सपोज आपने ले लिया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के रिएक्शन आपने करा दी H2SO4 से जी। तो अगर आपने H2SO4 से कराई तो एक्चुअल में ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन आप ये देख रहे हो कि मैग्नीशियम मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, कहां से? उसी के एसिड सॉल्यूशन से। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि ये आप ये देख रहे हो कि यहां बन गया हाइड्रोजन की जगह Mg आ गया और ये बन गया MgSO4 और ये हाइड्रोजन यहां पर निकल गई गैस के फॉर्म में। और ये रिएक्शन बेसिकली कैसी रिएक्शन है? तो ये हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था और ये रिएक्शन है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। वहां भी हमने ये रिएक्शन लिखा है बच्चों, तो ये है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे कहीं पर भी, ये सिर्फ एक की बात है, ऐसे आप किसी से भी करा सकते हो। अगर आप यहाँ जिंक ग्रेन्यूल लीजिए और यहाँ भाई HCl ले लीजिए डाइल्यूट, तो ये भी एसिड ही है और यहाँ 2 मोल HCl ले लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा मेटल का साल्ट। अब Zn+2 स्टेट में होता है तो फार्मूला ZnCl2 लिखेंगे। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ZnCl लिख देते हैं, वो गलत हो गया। और फिर गैस कौन सी रिलीज हो गई? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है? एसिड के साथ, और बड़ा इजी हो गया। तो कोई भी इसमें से मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसकी रिएक्शन उस मेटल की अगर आप कराते हो एसिड से, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो। लेकिन अगर ये HNO3 का केस होता, नाइट्रिक एसिड का, तो आपको हमने बहुत अच्छे से सिखाया है, वीडियो में देखिएगा। वहां पर वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, मतलब 1% HNO3 होना चाहिए, 99% H2O होना चाहिए। बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, वो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि HNO3 के साथ ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां रिएक्शन रिडॉक्स हो जाती है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट नाइट्रिक एसिड के साथ उस केस में पॉसिबल नहीं है अगर आप कंसंट्रेट लेंगे तो। कब पॉसिबल है? जब आप HNO3 में लेंगे क्या? वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, मतलब 1% HNO3 एंड 99% क्या होगा? H2O होगा। क्लियर है बच्चा? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, बेसेस के साथ। तो अब ऐसा मेटल हम यहां देख रहे हैं, सपोज यहां हम ले लें, यहां पर मेटल हमने सपोज यहां ले लिया जिंक को ही, और जिंक की रिएक्शन हम करा दें NaOH के साथ, तो यहां से जो फॉर्मेशन होता है वो बन जाता है जिंकेट, Na2 ZnO2, और यहां भी गैस कौन सी रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। देखो जरा ध्यान से। अब कुछ बच्चों को ये याद नहीं होता फार्मूला कि कैसे लिखें। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपसे कोई कंपाउंड लिखा हो तो वहां पर क्या यूज हुआ वो फार्मूला देखिए। तो ये है जिंकेट। अब जिंकेट का फार्मूला ये है, और यहां सोडियम के साथ है, तो सोडियम क्या होता है? Na+, तो सोडियम जिंकेट आप इजिली लिख सकते हो। तो जिंकेट ये हो गया और ये हो गया सोडियम, तो इसका 2 आ गया भाई यहां सोडियम के पास, और यहां सोडियम पे 1 है, वो ZnO2 के पूरे चला गया 1। तो फार्मूला इस तरह आप लिखना जानते हैं, Na2 ZnO2 क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। ऐसे अगर हम दूसरे मेटल की बात करें, और हमने ले लिया Pb और इसकी भी रिएक्शन करा दी किसके साथ? NaOH के साथ, तो यहां से देखिए क्या बन जाता है। तो यहां फिर से बनेगा, इस बार प्लम्बाइट बनेगा, तो फार्मूला हो गया Na2PbO2। अब PbO2 -2 फार्मूला होता है प्लम्बाइट का। देखिए यहां भी वही केस है, क्या? Na+ और PbO2 -2। बोलो भाई, समझ रहे हो ना? ठीक है,
तो ये है फार्मूला, ये किसका है, प्लम्बाइट का। बेटा किसी ने कहा कि सर जी ये रेडिकल चार्ट कैसे याद करें, रेडिकल चार्ट आप बुक में देखिए आपको दिया जाता है। तो रेडिकल चार्ट ये प्लम्बाइट हो गया। अब देखिए यहाँ का 2 फिर सोडियम के पास और यहाँ का 1, इसके ये पूरा यूनिट हो गया, एक यूनिट है PbO2, वहां चला गया। तो नेम क्या हो गया, सोडियम प्लम्बाइट। समझ रहे हो ना, ठीक है, ओके। तो ये यहां पर फिर से हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया बच्चों। ये बेस हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन बच्चा बताएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग और क्या बोलते थे, तो इसी को हम लोग बोलते थे भाई कॉस्टिक सोडा। बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा इसी का नाम है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। और ऐसे केमिकल नेम बोल रहे हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये बेस के साथ भी यहाँ रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पर हम आपसे कहें कि पोटेशियम के साथ करा दीजिए तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है। अब ये पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा और क्या फार्मूला बन जाएगा, K2ZnO2। सॉरी, क्या लिया है आपने, अब यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, NaOH। एक मिनट, तो यहाँ हमने ले लिया है Zn और Zn के साथ हम लोग लेंगे KOH। बेस बदल दे रहे हैं, तो बेस बदल दिया। बेस क्या बदल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या ले लिया, KOH। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, K2ZnO2 और फिर से क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको लर्न करके रखनी है। बोलो, तो यहाँ पर नेम हो गया पोटेशियम जिंकेट। तो ये बेसिस के साथ हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये कितना आसान हो गया आपके लिए। एक आपको फिगर है, आगे ही दिखा रहे हैं अभी, पहले इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। करें, टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपको क्या लेना है, 5 ml क्या लेना है, बोलो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या है, ऐड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है 5 ml, वाह 5 ml आ गया, अरे वाह मजा आ गया, देखो ना। और इसमें आप क्या करने जा रहे हो, इसमें आपने फिर से डाल दिया जिंक के कुछ पीसेस। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम। तो इस तरीके से 5 ml और 5 ml में आपने क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल के कुछ पीसेस। अब देखो जरा, कह रहे क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, अरे कुछ भी ऑब्जर्व करोगे, देखो इधर। अब यहां रिएक्शन हुआ और रिएक्शन क्या हुआ, आपने जिंक लिया और जिंक में आपने मिलाया क्या, H2SO4। अरे भाई अभी तो पढ़ाया कि जिंक की रिएक्शन हो गई H2SO4 के साथ। और बताओ बच्चों, अभी रिएक्शन कराया था कि अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बताओ क्या बनाएगा भाई, Zn सल्फेट बन जाएगा यहाँ। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस को देखो, वायर बबल्स फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन। कह रहे हैं वो, अब इसको क्या हुआ कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब लगाया और इस डिलीवरी ट्यूब को पास कर दिया है। एक यहाँ पर जो कलेक्ट कर रहे हैं वो सोप सोल्यूशन है, तो सोप सोल्यूशन से पास किया। अब यहाँ से वो बबल्स के फॉर्म में, ऐसे ऐसे बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। तो बबल्स के फॉर्म में जो आप देख रहे हैं निकलता हुआ, वो क्या है, हाइड्रोजन है। करे, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, पॉपअप साउंड, क्योंकि कौन सी गैस यहाँ पर है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है किस साउंड के साथ, पॉपअप साउंड के साथ। तो जैसे कैंडल देखिए पॉपअप साउंड आएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी, सम मोर एसिड लाइक HCl एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जब भी आप डाइल्यूट लेंगे, ये वेरी वेरी डाइल्यूट लेंगे, तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी और आपको सेम ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है, तो सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर ये आपने कंसंट्रेट ले लिया HNO3, कंसंट्रेट के केस में ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर से कह रहे हैं कौन सी एसिड होनी चाहिए, एसिड होनी चाहिए डाइल्यूट। अगर यही ऑब्जर्वेशन होना है तो डाइल्यूट एसिड चाहिए, लेकिन HNO3 के केस में वेरी वेरी डाइल्यूट। और कितना, 1% HNO3, 99% क्या होता है वहां, वाटर। चलो ये डायग्राम देखते हैं जरा, कितना अच्छा बना हुआ डायग्राम। तुम लोग देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो
ये देखिए वही टेस्ट ट्यूब जिसके बारे में हमने समझाया। इस टेस्ट ट्यूब में देखिए 5 ml तक क्या है, 5 ml तक क्या भर लिया भाई, एसिड। और इस 5 ml एसिड में आपने क्या मिला दिया, जिंक ग्रेन्यूल के पीसेस। और फिर क्या देखना था, ये पूरी तरह से ये जो है टेस्ट ट्यूब को पैक कर दिया, बंद है, बाहर से ये कहीं कुछ और निकल नहीं सकता, यही तो खास बात है। देखो देखो पूरी तरह ये टेस्ट ट्यूब पैक, और ये डिलीवरी ट्यूब वहीं से पास कर रहे हैं। इस डिलीवरी ट्यूब को कहाँ पास कर दिया है, ये सोप सोल्यूशन है। और इस सोप सोल्यूशन में देखा, ये देखो टुक 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 ये बबल्स निकल रहे हैं, क्या बात है। और जैसे ये बबल्स निकल रहे थे, यहीं पर आप पहुंच गए कैंडल लेके, ये लो, ये तो बहुत अच्छी बनी है। और इस कैंडल के साथ क्या हो रहा है, तुरंत एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और इस साउंड को बच्चों हम लोग कैसे समझ रहे हैं, पॉपअप साउंड। कैसा साउंड है, पॉपअप साउंड। तो ये आ गया अपना पॉपअप साउंड। कह रहे हैं ये कौन सी साउंड है, तो ये जब आप वहां पर लैब में करके देखोगे तो वहां पर आपको ये पॉपअप साउंड ऐसे सुनाई देगी, और तब मजा आएगा आपको। तो मौज में रहिए और पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आपने ये पूरी बात समझ ली और रिएक्शन भी समझ लिया। और रिएक्शन क्या हो गया कि आपने जिंक लिया था और यहाँ पर H2SO4 लिया था। और बच्चे जरूरी नहीं है कि H2SO4 हो, यहाँ HCl भी हो सकता है। अगर HCl लिया होता तो वहाँ पर क्या मिलता, ZnCl2। हमने H2SO4 लिया है तो ZnSO4 मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब तुम समझदार हो चुके हो, सारी बातें जानते हो। ये आ गया, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मतलब इसमें तो पूछो मत, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो एक्टिविटी बेस्ड आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझना है, बेसिक बात समझना है। कभी भी रिएक्शन एसिड की, एसिड कैसी हो, डाइल्यूट, ठीक है। और अगर वहां सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट है, सोडियम की बात करें सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं। हम कह रहे हैं कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल का बाई कार्बोनेट हो। देखो क्या खेल होगा, हम आपसे इतना ही बता रहे हैं कि आपने लिया है मेटल कार्बोनेट, और अगर ये क्या लिख दिया, मेटल कार्बोनेट, ये लो, तो मेटल कार्बोनेट, और यहां पर हम लोग मिलाएंगे क्या, एसिड। और फिर से कह रहे हैं एसिड क्या है, डाइल्यूट। और जैसे ही ये एसिड मिलाया, यहां पर आपको मिलेगा मेटल साल्ट। क्या मिलेगा, मेटल साल्ट, और साथ में मिलेगा H2O, और रिलीज हो जाएगी CO2 गैस। ये जो CO2 गैस होती है, हमेशा क्वेश्चन में एक टर्म छुपा होता है, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस जो आपको देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से। जरा देखिए क्या होता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि यहां से CO2 प्रोड्यूस हुई, ये CO2 का सोर्स क्या है, इस CO2 का सोर्स है ये कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, क्या है सोर्स, कार्बोनेट के रिएक्शन एसिड के साथ, और इसने क्या बनाया, मेटल साल्ट। क्या रिलीज हुआ, वाटर, और क्या रिलीज हुई, इवॉल्व हुई क्या, CO2 गैस। तो यहां पर अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसके लिए भी एग्जाम्पल इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। जरा एक रिएक्शन करके देखते हैं। कह रहे हैं सर रिएक्शन नहीं बताया आप, और रिएक्शन देख लेते हैं भाई। तो Na2CO3, और यहां पर हमने HCl ले लिया। कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं आप H2SO4 बार बार ले रहे हैं, तो इस बार हम HCl लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो Na2CO3 और क्या है यहाँ पर HCl, और इसके साथ देखो क्या हो रहा है। अब हमने कहा कि दो चीजों पे तो आपको ध्यान ही देना है हमेशा, H2O और CO2। तो इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। चेंज क्या होगा, हर बार मेटल का साल्ट। आपने रिएक्शन क्या करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट किसके साथ है, HCl के साथ है। भाई दो चीज तो वही रहेगी, क्या, CO2 और वाटर। उधर ना चले जाना, इधर आइए। तो ये हो गया CO2 और वाटर, और यहां पर क्या मिलेगा बताओ, मेटल का साल्ट। तो साल्ट किसके साथ, ये सोडियम मेटल और ये इसका एनायन, क्या बन गया, NaCl। बोलो भाई, बैलेंस वगैरह करते रहेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई यहां से।
अब आपको क्या मिला, यहाँ CO2 गैस रिलीज हुई, तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का एग्जाम्पल भी हो सकता है। अगर आपने यहीं पर ले लिया NaHCO3 कह रहे हैं, अब क्या गजब हो जाएगा, देखो जरा, ये आपने ले लिया H2SO4 भाई, और फिर से हमने क्या कहा, डाइल्यूट लेंगे, और फटाफट रिएक्शन खुद से लिखना स्टार्ट करो। देखो क्या आएगा भाई, तो ये तो सबने लिख दिया होगा, बोलो भाई CO2 और H2O सबने लिख लिया ना। अब बताओ हमने फिर से क्या किया, फिर से हमने वही काम किया, साल्ट बनाना है, तो साल्ट में ये सल्फेट एसिड वाला एनाइन पार्ट लेंगे, एसिड का एनाइन पार्ट, और यहाँ जो लेंगे मेटल, एनाइन क्या है, यहाँ सल्फेट है, इसका मतलब इस बार जो सल्फेट है ये, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा Na2SO4, और फिर से देखो हमारे पास रिलीज हो गई CO2 गैस। इस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन हो जाती है किसकी, एसिड की। और आपने देख लिया कि बाइकार्बोनेट हमने लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जब बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेटा बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, और बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3-1। कार्बोनेट रेडिकल है और ये क्या है, बाइकार्बोनेट रेडिकल है। तो ये हो गया रिएक्शन। अब जरा देखते हैं कुछ और, चलो देखो ये आ गया, और जितना समझा दिया वही है, क्या करना है देखो जरा, करें 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेवल देम A एंड B, लेवलिंग कर लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा टेस्ट ट्यूब B है। कह रहे हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लीजिए, लो भाई पीछे रिएक्शन कराया वही है, इन टेस्ट ट्यूब ये 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सोडियम टेस्ट ट्यूब B, अभी दोनों ही रिएक्शन लिखी थी, ये तो गजब हो गया। मतलब आप फिर से थोड़ा सा 1 मिनट पीछे जाके फिर से देखेंगे वीडियो को, और फिर मजा आएगा, वो तो जब अपलोड हो जाएगा तब देखेंगे ना, अभी तो लाइव है। तो एट अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, और अच्छी बात है कि हमने एक बार HCl लिया, दूसरी बार H2SO4 लिया था, ठीक है। तो वही रिएक्शन भी हमने लिखी है। What do you observe? अरे क्या ऑब्जर्व किया यार, यही तो था, CO2 गैस रिलीज हुई थी भाई, और क्या बना था, मेटल साल्ट। क्या, मेटल साल्ट। कौन सी गैस रिलीज हुई थी, CO2 कह रहे हैं, हमने ऑब्जर्व कर लिया, कुछ नहीं रिएक्शन देख के बता रहे हो। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। क्या है ये लाइम वाटर, लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा ये फिगर की तरफ दे दें, यहां से काम खत्म हो गया। यहाँ तो यहाँ वो टेस्ट ट्यूब है A, रिएक्शन आपने पीछे देखा था, लेकिन फिर भी ये देखो तुम्हारे सामने लिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब ये वाला Na2CO3, और कह रहे हैं HCl मिलाओ, मिला दो HCl, बताओ क्या बनेगा, साल्ट मतलब NaCl, और क्या बनेगा CO2, और बोलो क्या बनेगा H2O, ठीक है ना, बोलो भाई। अब क्या हुआ, यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में आपने देखा, तो यहाँ से यार वो गैस रिलीज हो रही है, गैस कौन सी है, CO2 गैस है, और ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू CO2 आ रही है, ये लो, ये जो CO2 आ रही है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब CaOH होल ट्वाइस आपने ले रखा इसमें। जैसे ही आपने इसमें पास किया CO2 गैस, इस टेस्ट ट्यूब में चेक करने के लिए कि CO2 गैस थी या नहीं थी, तो ऑब्जर्वेशन जरा देखो, क्या ऑब्जर्वेशन यहां पर आएगा, ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में अभी जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा मिल्की सोल्यूशन में। किसमें, मिल्की सोल्यूशन में। मतलब ऐसा क्यों हुआ, आपने ये ले रखा है, आपने ले रखा है CaOH होल ट्वाइस, और इसमें आ क्या रहा है, कलर बदल देते हैं, आ रहा है तो कलर बदल दो, आ गया CO2, क्या आया CO2, आपने CO2 पास किया। जैसे CO2 पास करोगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मिल जाएगा बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर सॉल्यूशन, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो वाटर सॉल्यूशन होगा वो मिल्की कलर का होगा। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास किया और सॉल्यूशन कैसा हो गया, मिल्की कलर हो गया सॉल्यूशन। और इस मिल्की कलर को हम देखते ही एक काम और सोचते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म के थे, ये शॉर्ट टर्म के लिए है।
जैसे ही बच्चे इसमें आपने इस CO2 का जो सोर्स है वो तो ये है, अगर इस CO2 को आपने रोका नहीं, पास करते ही गए, तो ये जो मिल्की कलर है, अब इस सॉल्यूशन में आप फिर से पास कर रहे हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिए जरा, ये देखिए आपने फिर से उसमें क्या पास किया, ये तो आपको मिल चुका है, और इसमें अब आपने इस सॉल्यूशन में फर्दर और CO2 अगर पास कर देते हैं, और CO2 इसमें पास कर देते हैं, तो और CO2 पास करने से ये चेंज हो जाएगा वापस किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला देखिए ACH, ये आ गया। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आया बच्चे, ये वापस से कलरलेस हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने पहले ये रिएक्शन कराई, वहां से CO2 का सोर्स, इस CO2 को तुमने पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, जिसे लाइम वाटर बोल रहे हैं, सॉल्यूशन मिल्की कलर हो गया, और CO2 को आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए पास कर दिया, तो इस सॉल्यूशन में फर्दर जब CO2 पास हुई तो फिर से ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा, कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, यही सब चीजें क्वेश्चन करते रहो। ये तो हमारा अपना सबका फेवरेट रिएक्शन कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन नहीं जानता है, अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही यही बताया था कि घर में कभी कभी क्या होता है, ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो जाती है भाई, प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में भाई एसिड को खत्म करना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देता है, जो एसिडिटी को कम कर दे। तो वो मेडिसिन कौन सी होती है, बेसिक होती है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है स्टमक में, और वहाँ पर एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है मीडियम, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे क्या है कि HCl लिया, और अगर हमने यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस बेस ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2 मोल ले लेते हैं HCl, क्या बन जाएगा MgCl2, और क्या रिलीज होगा, वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुई। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन होता था, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या बोल देते हैं उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपने दूसरी बात करें CH3COH, और यहाँ अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो फिर से यहाँ से इसका OH और एसिड का H, ये मिल के क्या बना देगा, वाटर। और यहाँ देखो NH4+, ये है NH4+ अमोनियम आयन, और इसको बोलते हैं नॉन मेटालिक कैटायन, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एसीटेट आयन। बच्चे देखो इस आयन का नाम क्या होता है, एसीटेट। ये है एसीटेट, और ये क्या है, अमोनियम। तो अमोनियम एसीटेट, कैटायन पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसीटेट वाले केस में कैटायन बाद में लिखते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में ये कैटायन बाद में लिखते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। बड़ा आसान है, यही सब है, आप पढ़ते रहेंगे सब इजी लगने लगेगा। तो ये क्या हो गया, अमोनियम एसीटेट। क्लियर है ना? तो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया जो सॉल्ट है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जैसे वो कह रहे हैं, हमने भी वही कर दिया, कॉपर ऑक्साइड को ले लिया। कह रहे हैं इन अ बेकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लो HCl ऐड करो भाई, HCl ऐड करो, कोई टेंशन बात नहीं है, HCl ऐड कर देते हैं। कह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे आप टेस्ट ट्यूब में स्ट्रिंग करते रहिए, शेक करते रहिए, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो ऐसे क्या है, देखो ऐसा है कि अगर मेटल का ऑक्साइड है बेटा, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के, बेसिक नेचर के। तो ये हो गया बेस। ये जो ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर होता है। क्वेश्चन में इस कलर को आप मतलब भूलिए मत, अगर ये भूल गए मतलब केमिस्ट्री भूल गए। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर, और ये नेम कुछ इस तरीके से लिखा होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये वही है,
ये लिखा है कॉपर ऑक्साइड। एक्चुअली ऑक्साइड होता है बेटा -2, तो इस पे होता है +2, इसलिए ये कॉपर के आगे 2 लिखा होता है। क्लियर हो गया ना। ऑक्साइड आयन क्या होता है -2, तो इसकी वजह से क्या है +2, बस यहाँ कर दिया 2 और हो गया कॉपर 2 ऑक्साइड। क्लियर ना। बस अब यहाँ बेस और ये एसिड रिएक्शन हुआ। जैसे कह रहे हैं कि बेस तो आप कह रहे थे कि भाई वो OH दिखना चाहिए बेटा, जब इसको वाटर में डालोगे, किसको CuO को वाटर में डालोगे तो ये फाइनली वही देगा CuOH होल ट्वाइस। तो ये डाइल्यूट लिया है, तो डाइल्यूट में क्या होता है वाटर भी होता है। इसका मतलब आप फाइनली बेस का रिएक्शन एसिड से ही करा रहे हो और मेटल का ऑक्साइड बेसिक ही होता है। क्लियर है ना। ये तो तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा सा बताया कि ऐसे ही समझो इसको। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब यहां से कॉपर मेटल और इसका एनायन मतलब क्या बन जाएगा CuCl2 और क्या रिलीज होगा वाटर। अब यहाँ जो CuCl2 है इसका जो कलर मिलेगा बेटा वो मिला ब्लू कलर। कैसा ब्लू कलर। तो इसका नाम हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड, या ऐसे नहीं लिखा है तो कॉपर क्लोराइड लिखा होगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। तो इसका कलर कैसा हो गया ब्लू कलर हो गया। और ब्लू कलर की बात करें तो ब्लैक से ब्लू कलर यहां पर चेंज हो गया, ब्लैक से ब्लू कलर। ठीक है ना, ठीक है ना, ब्लैक से ब्लू कलर चेंज हो गया। ये ऑक्साइड में आपने कलर चेंज देखा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। लो कितना अच्छा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था नॉन मेटल ऑक्साइड। भाई ऐसा है ये जो कार्बन होता है ये नॉन मेटल होता है, तो सबसे अच्छा हम यही ले ले। ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसकी रिएक्शन अभी आपने कराई थी किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या था CaOH होल ट्वाइस, और बताओ क्या बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो इस तरीके से आप नॉन मेटल ऑक्साइड की भी रिएक्शन किससे करा सकते हैं बेस से, तो भी फॉर्मेशन क्या होगा साल्ट का और वाटर रिलीज होगा। ये भी रिएक्शन कैसी है न्यूट्रलाइजेशन ही है। ठीक है, यही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हमने कहा था यहीं पर अभी कि इसी CuO3 और H2O में अगर आप CO2 देर तक पास करते रहते थे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और ये कैसा सोल्यूशन हो गया था कलरलेस। और ये सोल्यूशन कैसा मिला था आपको मिल्की कलर मिल गया था। तो मिल्की कलर सोल्यूशन आपको देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही आपने CO2 एक्सेस पास किया तो ये फिर से क्या हो गया था कलरलेस। और फिर अगर तुमसे बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे और स्टेप पूछ लिया जाए कि यहाँ अगर इसको हीट कर दें तब क्या होगा। तो अगर इसको हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 ये मिलती है। तो बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो उसी मेटल का कार्बोनेट H2O और CO2। क्लियर है। तो ये यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। और अगर आपने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर हीट कर दिया, ये भी यहीं देख लेते हैं, इसको भी अगर हीट कर दोगे तो ये मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और मेटल ऑक्साइड और CO2, मेटल ऑक्साइड और CO2 कार्बोनेट है ना। तो यहाँ से अगर आपने कार्बोनेट को हीट किया तो मेटल ऑक्साइड और CO2, तो ये यहाँ पर रिएक्शन पूरी आ गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। What do all acid and bases have in common? क्या चीजें कॉमन होती है, कोई भी अगर बेस है तो उसमें क्या होगा भाई OH माइनस। तो OH माइनस इन बेसिस। आपके लेवल पे यही बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे की बात में जब आप 11th में आओगे तो ये बात थोड़ी चेंज हो जाएगी कि बेस वही नहीं है जिनमें OH माइनस है, लेकिन आपके लेवल पे यही याद रखना है कि OH माइनस ही क्या है। ऐसे सोल्यूशन जहां OH माइनस प्रेजेंट होगा वो क्या होगा बेस होगा, और जहां H प्लस होगा उन्हें क्या कहेंगे कि वो एसिड है। तो H प्लस में कभी कभी H प्लस की बात करते हैं, और कभी हमने पहले ही सिखाया कि वहां पर हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं। ठीक है, तो सभी एसिड और सभी बेसिस की बात करें तो एसिड में हाइड्रोजन आयन और बेसिस में क्या होगा OH माइनस आयन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर से आ गया, देखिए एक्टिविटी क्या है। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लूकोज अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या करना है देखो जरा,
फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker। कहाँ है ये देखो, यहाँ पर आपने क्या किया है, रबर कॉर्क लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन डाला और इसमें आयरन नेल्स लगाई है जो बाहर है, और ये आयरन नेल्स है भाई मेटल है, तो मेटल है तो कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, और यहाँ लगा दिया है बल्ब, और देखना है बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, यही देखना है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals ऑफ 6 volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच ऑन, स्विच लगा दिया। ठीक है, Now pour some dilute HCl in a beaker and switch on the current। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर HCl डाला होगा, डिफरेंट एक एक सोल्यूशन को आप करके देखिए, तो अगर आप HCl की बात करोगे बेटा तो HCl ये आयनाइज हो जाएगा किसमें, H+ और Cl- में, और अगर ये H+ और Cl- में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये 100% आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां जब आयंस मिलेंगे तो आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लो ऑफ आयंस। ये भी क्वेश्चन हो गया कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए, तो 2 ही ऑप्शन होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लिख देंगे फ्लो ऑफ आयंस। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस होगा क्योंकि वो आयनाइज हो रहा है। ऐसे ही आपने अगर H2SO4 लिया होगा तो H2SO4 भी आयनाइज हो जाएगा। H2SO4 में कौन कौन सा आयन मिलेगा, तो यहाँ H+ आयन और SO4-2 सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। लेकिन बच्चे ग्लूकोज और अल्कोहल ये आयोनाइज नहीं होंगे, तो इस वाले केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ आयंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा इसका, कह रहे हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, तो अलग अलग के साथ करना है, ग्लूकोज का अल्कोहल का सोल्यूशन, और ये ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नहीं भाई, कहाँ कहाँ बल्ब ग्लो करेगा, सल्फ्यूरिक में और HCl में, क्योंकि वहाँ पर फ्री आयंस हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आगे आ जाते हैं। What happened to an acid or bases in a water solution? लो भाई, कह रहे हैं व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सोल्यूशन। क्या होगा वाटर सोल्यूशन में, अगर एसिड बेसिस की बात करते हैं तो वाटर सोल्यूशन में कोई भी एसिड अगर आप लेके जाते हो, है ना, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ रिलीज करेगा H+ आयन, तो ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर क्या हो गया, तो वाटर सोल्यूशन। अब अगर HCl आपने डाला है, मतलब आप क्या डाल रहे हैं, एसिड। तो भाई अगर आपने एसिड डाला है तो एसिड की वजह से ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। कैसा होगा, एसिडिक सोल्यूशन। तो जो एसिडिक सोल्यूशन होगा, तो आपने pH रेंज पढ़ी है बेटा, और pH रेंज अभी बताएंगे भी। pH रेंज अगर 7 से कम होती है तो सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। तो इस सोल्यूशन में H+ आयन की वजह से pH क्या हो जाएगा, 7 से कम, और सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर आपने यहीं पर कोई बेस डाला होता, आपने कोई बेस लिया होता, सपोज आपने क्या लिया होता, MgOH होल ट्वाइस, और इसको आपने यहाँ वाटर में डाला होता, तो ये क्या रिलीज करता, OH-, और OH- अगर रिलीज करता तो सोल्यूशन का नेचर वहाँ पर क्या मिल जाता आपको, एल्कलाइन सोल्यूशन हो जाता। और अगर ये एल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो भाई जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर ना, तो pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। तो pH अगर 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कैसा, एल्कलाइन, और अगर pH <7 है तो सोल्यूशन एसिडिक। और किसी बच्चे ने पूछ दिया कि सर pH अगर 7 ही है तब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर है ना, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद देखो जरा क्या करें, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन। तो आपने क्या लिया है, NaCl लिया है टेस्ट ट्यूब में, और क्या कह रहे हैं, ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने लिया है NaCl और इसमें ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड।
व्हाट डू ऑब्जर्व, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट? बिल्कुल भाई, ये रिएक्शन हो जाएगी और इस रिएक्शन में आप देखिए क्या बनेगा, NaHSO4 और यहाँ पर जो रिलीज होगी वो क्या होगी, HCl गैस। क्या रिलीज होगी, HCl गैस। तो कह रहे हैं इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर? अगर ये HCl गैस मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब वहाँ पर अगर वाटर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो जो लिटमस होगा वो चेंज हो जाएगा। और कैसा, HCl में नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर, तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में। ठीक है, तो ड्राई HCl के केस में लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्राई HCl गैस जो है वहाँ फ्री आयंस नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होगा, क्यों, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन ये वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल है, तो वाटर में हाईली सॉल्युबल है तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है वहाँ H+ मिल जाता है। और H+ की वजह से क्या होता है कि जब ये सोल्यूशन में होता है तो ये लिटमस का कलर चेंज कर देता है। और कैसा चेंज हो जाता है भाई, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। तो लिटमस कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड। समझ रहे हो, ड्राई HCl होगा तो फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, और जब फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा तो वहां लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये वही एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपने वही मिलाया क्या, सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराया तो यहाँ से क्या रिलीज होगी, HCl। अब HCl है तो यहाँ देखिए मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आते हैं। तो अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आओगे बेटा तो मॉइस्ट लिटमस पेपर तुरंत HCl गैस उसके कांटेक्ट में आएगी और हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर देखिए किसमें कलर हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ड्राई HCl होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा और इसलिए वहां पर कलर चेंज नहीं होगा लिटमस का। क्लियर है। चलो भाई, अब देखिएगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो हमेशा आपने देखा, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है, आपने देखा होगा वीडियो में बच्चों, और फिर इस बात को आप अच्छे से फिर से समझिए। जब भी बात डाइल्यूशन की होगी तो डाइल्यूशन के केस में आपको याद रहे कि यहां पर आप क्या करेंगे कि हमेशा डाइल्यूशन जब भी करें तो डाइल्यूशन में आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। मतलब हमने आपको दिया कंसंट्रेट एसिड, हमने आपको दिया कंसंट्रेट एसिड और हमने पढ़ा रखा है अच्छे से, वही पूरी बात है। कंसंट्रेट एसिड दिया और वाटर दिया और हमने कहा कि भाई ये दोनों अलग अलग रखा है, इनको मिलाना है, डाइल्यूट करना है। तो हमेशा याद रहे कि आपको जितना ml बनाना है उसका डाइल्यूशन, उतने अमाउंट का वाटर ले लीजिए और एसिड को धीरे धीरे साइड से डालते जाइए और डाइल्यूट होता जाएगा। कभी भी एसिड में वाटर मत डालिएगा, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ये गलत हो जाएगा। प्रोसेस कौन सा सही है, ये वाला। एसिड को कहाँ डालना है, वाटर में। ऐसा क्यों करते हैं, अगर ऐसा करोगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ रिलीज होगी और वहाँ पर फिर थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, स्किन वगैरह है खराब हो सकती है, आपके टच में आ जाएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ी सी एक्सोथर्मिक हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रोसेस आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा एसिड को साइड से डाइल्यूट करेंगे वाटर में डाल के। तो वाटर में डालना, एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। क्लियर है ना, पढ़ लीजिए अच्छे से पूरी बात। चलो पीएच स्केल। अब पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ी, पीएच स्केल की अगर बात करते हैं तो पीएच हमने अभी थोड़ा सा समझाया था। पीएच स्केल क्या होता है भाई, 0 से लेके 14 तक होता है और ये जो पॉइंट है ये है 7, ये है न्यूट्रल पॉइंट। कैसा है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बस। माइक ऑफ है। डाउट वाला पर चले
तो अब pH स्केल में जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल में देखते हैं 0 से 14, ठीक है, 0 से 14 इसका रेंज होता है। अगर आप 0 से 7 के बीच में आते हैं तो ये कैसा रहेगा, एसिडिक, और ये कैसा रहेगा, बेसिक, और ये जो पॉइंट 7 है ये पॉइंट होता है न्यूट्रल, ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अब जरा आपको कलर यहां पर याद रखना है, कलर में ये याद रखेंगे कि आप जैसे जानते हैं कि जो रेनबो का कलर होता है उसमें 7 कलर होते हैं, तो यहां पर हम बिल्कुल उसी स्टाइल से लिख रहे हैं, देखिएगा जरा, ये देखिए विबग्योर वैसे ही लिखा है। तो ये जो 7 है, ये जो पॉइंट है ये ग्रीन कलर है, और इधर आप जितना रहेंगे बेस की तरफ वो वॉयलेट या डार्क पर्पल होगा, और जितना आप इधर की तरफ आएंगे वो उतना ही रेड कलर होगा। तो ये कलर याद रखें। पीएच एक्चुअल में होता क्या है, ये नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, तो नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। ये फार्मूला आप थोड़ा सा याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता बहुत ज़्यादा इस पे, लेकिन आपसे डेफिनेशन हो जाता है कि क्या होता है पीएच। तो इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है ना? चलो आगे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कितना इंपॉर्टेंस है भाई? ऐसा होता है कि जो अपना स्टमक है ना, ये स्टमक में देखते हो एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन पूरी बॉडी के अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा जो बॉडी वर्क कर रहा है, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी की, उसका जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8 के रेंज में है। तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज है, जो उनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है ज़्यादातर, वो कैसी है? 7 से 7.8। अब देखा होगा कि क्या होता है कि हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल्स जब हम लोग खा रहे होते हैं तो अब आपने जैसे खाया और मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं, एक्चुअल में होना चाहिए कि खाने के तुरंत बाद आप ब्रश करिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि माउथ में क्या होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, और इसकी वजह से माउथ में क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम डेवलप हो जाता है। और अगर एसिडिक मीडियम में पीएच 5 से कम होने लग जाए, 5 से पीएच और डाउन हो जाए, तो आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, दांत गिरने लग जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है उसका जो पीएच होता है वो बेसिक मीडियम का होता है, तो वो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसकी बात। दूसरा, हर एक आप देखो एग्रीकल्चर फील्ड में, तो हर एक फील्ड में क्या होता है, एग्रीकल्चर में अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग पीएच रेंज होता है। हमने वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है, आप देखिए उसको रिवाइज करिए। तो ये इंपॉर्टेंस में इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे अगर बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन में जो पीएच रेंज होता है वो लगभग 5.6 के आसपास आ जाता है। अब इससे ज़्यादा अगर पीएच है, इससे और पीएच मतलब डाउन हो जाए 5.6 से, तो वो एसिड रेन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी स्किन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस में आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद रखेंगे, अच्छे से वीडियो देखिए। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट की अगर बात करें तो जरा देखिए, कुछ फार्मूला दिया गया है, राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन। अब दिया है पोटेशियम सल्फेट, तो कितना आसान होगा पोटेशियम सल्फेट लिखना भाई। अब ये सल्फेट का साल्ट है, पोटेशियम सल्फेट। फिर देखिए लिखा है सोडियम सल्फेट, तो फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4। फिर देखिए लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट, तो भाई कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिख दो CaSO4। फिर आपके पास आया मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हो गया MgSO4। और इसके बाद आया कॉपर सल्फेट, तो इसको भी लिख देते हैं कॉपर सल्फेट को। फिर आपके पास आ गया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। और इसके बाद आया सोडियम नाइट्रेट, तो ये हो गया NaNO3। और फिर आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला हो गया Na2CO3। और इसके बाद आ गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, NH4Cl। तो हर एक फार्मूले को बस लिख रहे हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एसिड बेसिस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। तो इनको क्या करना होता है, वाटर में डालना होता है और ये चेक कर लेना होता है ये कहाँ से आए होते हैं। तो इसका क्या होगा, बेस KOH, और एसिड यहाँ से क्या होती है, H2SO4। यहाँ पर बेस क्या होगा, NaOH, और एसिड क्या हो जाएगी, H2SO4, वही ऊपर वाली है ना।
यहाँ पर बताओ बेस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड वही है। यहाँ बेस क्या हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, और एसिड वही सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, यहाँ पर भी बताओ बेस क्या हो जाएगा, CuOH होल ट्वाइस, और एसिड वही रहेगी क्या, H2SO4। यहाँ देखिए बेस हो गया NaOH और एसिड क्या हो जाएगी, HCl। इनको वाटर में डाल के ये चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ बेस क्या होगा, सोडियम है तो ये कैटायन है तो ये वाटर के OH के साथ जाएगा, और NO3 है तो वाटर के H के साथ चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए कार्बोनेट है तो इसकी एसिड क्या हो जाएगी, H2CO3, और Na है तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, NaOH। ऐसे यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, अमोनियम का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl के साथ H आ जाएगा, तो ये यहाँ पर एसिड हो गई और ये बेस हो गया। तो ऐसे हमने सभी में एसिड और बेस आपको बता दिए। इन्हीं साल्ट से हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वाटर में डालते हैं तो बताओ क्या एसिड और क्या बेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, तो ये सारी बातें अगर आपने देखा कि सब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड वाले हैं तो उसको सल्फेट फैमिली बोल देंगे, और अगर वो क्लोराइड वाला है तो हम लोग उसे क्लोराइड बोल देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीएच की अगर बात करते हो तो पीएच अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा तो उसकी वजह से पीएच आपको 7 से ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो कहीं पर भी अगर पीएच आपको 7 से ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ बेस कौन सा, ये वाला आ रहा हो, NaOH KOH, ये सब अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, pH 7 से ज़्यादा। और अगर pH लेस देन 7 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ आपको एसिड स्ट्रांग मिल जाए, एसिड स्ट्रांग मिल जाए, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया। अगर किसी साल्ट को आप डाल रहे हैं और ये अगर मिल जाते हैं तो वहाँ pH कैसा हो जाएगा, लेस देन 7। तो ये pH आप सोल्यूशन इसके बेस पे बता सकते हो, 7 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत आसान है। चलो अब ऐसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप जानते हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए आपने अच्छे से वीडियो में पढ़ा है कि यहाँ NaCl और NaCl में हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो यहाँ बन जाता है क्या, NaOH Cl2 और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। तो यह है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्या फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, इसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं बेटा, आपने जो अभी बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन, और यहाँ से बना देते हैं क्या, CaOCl2, यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। देखिए इसके लिए क्या रॉ मटेरियल है, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया। ठीक है, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है खाना वगैरह पकाने में भी यूज हो जाता है। अब अगर आपने बेकिंग सोडा को हीट कर दिया तो यहाँ से बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, और स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये बन जाएगा। अगर इस सोडियम कार्बोनेट को आपने क्रिस्टलाइज कर दिया किसके साथ, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। तब हम लोग इसे बोलने लग जाएंगे Na2CO3.10H2O। तो यही फार्मूला आप किसका हो गया, वॉशिंग सोडा का हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस वही था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपने इसको डाल दिया, यहाँ पर एसिड डाल दिया, तो ये रिएक्शन आप जानते ही थे कि यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती थी, CO2, ये पीछे करा चुके हैं। तो आपने अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पर एसिड मिलाया तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने करा दिया पीछे। अब वॉशिंग सोडा, अभी हमने बताया क्या करते हैं वॉशिंग सोडा में, बेकिंग सोडा को हीट किया, वो बन गया किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, और 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज करा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या फार्मूला होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो CaSO4.12H2O। ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि फार्मूला गलत ना हो जाए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, और अगर हम बात करें बेटा जिप्सम की तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है 2, इसे हम लोग बोलते हैं जिप्सम। तो ये फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपका आ जाएगा।
तो ये बच्चों आपके लिए एक नोटिस है, डियर स्टूडेंट पढ़ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है भाई, फिजिक्स एंड मैथ्स क्लास शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, और ये लिखा हुआ है टाइम वगैरह। तो आप अच्छे से पढ़िए, इसमें क्या समझाना है, आप स्मार्ट बच्चे हैं और स्मार्ट बोर्ड है, सब कुछ आपको दिख रहा है, क्या टेंशन लेना है भाई, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिए बच्चे। और आप कुछ बच्चों का डाउट आया है, तो डाउट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो सब कुछ सॉल्व हो गया होगा। डाउट में भी प्रिंसी जी का पहला क्वेश्चन आया है कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड। बेटा अभी एक्टिविटी में कराया, मुझे पता था कि तुम्हारे डाउट ऐसे आ सकते हैं, तो हमने आपको बताया एल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं ये आयोनाइज नहीं होते, और आयोनाइज नहीं होते हैं इसलिए यहाँ हाइड्रोजन आयन तो आपको दिखता है, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसीडर होंगे। तो ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इसलिए वो वहां पर आयंस नहीं बनाएगा, ठीक है बेटा। और जो अल्कोहल्स है उसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो ये भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं होगा। प्रिंसी जी का क्वेश्चन अच्छा था लेकिन हमने करा दिया, तो आप वीडियो देखिए। अभिजीत जी कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं पढ़ना है बेटा, ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा कि सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड में डिफरेंस क्या है। ये अलग अलग कंपाउंड में डिफरेंट एसिड का सोर्सेज होता है, तो वहां प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे कहेगा कि व्हाट इज द न्यूट्रल, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट। तो न्यूट्रल जैसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसा है कि अगर आपने कोई सॉल्ट ऐसे ले लिया और सॉल्ट सपोज करिए कि आपके पास ये मिल गया NaCl, तो NaCl को वाटर में अगर डालोगे तो ये एक्चुअल में यही बना रहेगा NaOH और HCl, तो यहाँ पर pH 7 बना रहेगा, और अगर pH 7 बना रहेगा तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH क्या होता है 7। अब दूसरे बच्चे ने पूछा, अमन वर्मा नाम है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। बेटा अगर डाइल्यूटेड है तो डाइल्यूट एसिड करने का मतलब हो गया कि वहां पर जो पीएच है वो क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे, एक्टिविटी हमने कराया, जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो पर ml हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होने लगेगा। या आप हाइड्रोजन आयन यहाँ अगर लिए, सपोज कि यहाँ पहले छोटे से कंटेनर में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन था, अब आपने यहाँ पर वाटर मिला दिया, तो अब इस पूरे सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप। दिनेश कुमार चौधरी हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। अरे यार, बेकिंग पाउडर को ही हीट करके क्या बनाते हैं Na2CO3, और Na2CO3 को अगर फर्दर 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिक्रिस्टलाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। अभी कराया हमने। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सोडियम कंपाउंड वैष्णवी का, सोडियम कंपाउंड X कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। अरे वाह, अरे तो ये बेकिंग सोडा हो गया भाई। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, खाना बनाने में, जब कोई फूड पार्टिकल्स जल्दी नहीं पकता है, अब मटर की दाल बनानी है और ऐसे बनाना, तो आप समझिए इसको वहां पर यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला क्या, बेकिंग सोडा, समझ गए ना, NaHCO3 करें एसिड बेस साल्ट, और ये है वैष्णवी दुबे जी। दूसरा क्वेश्चन क्या बात है, विच अमंग द फॉलोइंग साल्ट आर एसिडिक एंड बेसिक। तो भैया इसको आपको अभी हमने पीएच वाला क्वेश्चन कराया, इसको वाटर में डालिए और वाटर में डालने के बाद एसिड और बेस बनाइए, वहां से आप डिसाइड कर लेंगे। और हमने कहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो पीएच मोर देन 7। ठीक है, तो आपने बच्चों ने इतना सब कर लिया है। व्हाट इज लिटमस पेपर, चेतना गुप्ता जी का क्वेश्चन है, इनका तो बताना ही है। लिटमस पेपर क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर यूज किया जाता है, ये इंडिकेटर है, और ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट में यूज करते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चों, थैंक यू सो मच।